प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में कि कौन सी कंपनी महारत्न होती है, कौन सी कंपनी मिनी रत्न होती है, कौन सी नवरत्न होती है, कैसे इनको दर्जा मिलता है महारत्न का, कैसे कोई कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न होती है, कौन सी कंपनी नवरत्न से महारत्न होती है। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज देखते हैं कि जो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां कैसे बनती हैं, किस कंपनी की कब स्थापना होती है और उसको महारत्न का दर्जा कब मिला, नवरत्न का दर्जा कब मिला। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए रिसेंटली में कौन सी महारत्न कंपनी शामिल हुई है, नवरत्न में कौन सी अभी रिसेंटली शामिल हुई है। तो वो सारी रिसेंटली जो भी कंपनियां शामिल हुई हैं महारत्न और मिनी रत्न में, तो वो सारी देखेंगे, उनकी स्थापना देखेंगे, उनका हेडक्वार्टर, सारे ये सारी चीज़ें हम एकदम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं महारत्न और मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में। तो देखिए कि पहले देखेंगे हम मिनी रत्न, फिर नवरत्न, फिर महारत्न। तो जो मिनी रत्न कंपनियां होती हैं उनको दर्जा कैसे मिलता है, क्या है कि जो मिनी रत्न कंपनी होती हैं इनको कैसे दर्जा दिया जाता है। तो इन्हें दर्जा देने का जो भारत सरकार देती है, इन्हें 2 श्रेणियों में दर्जा दिया जाता है। क्या है, 2 श्रेणियों में बांट के इनको दर्जा दिया जाता है। पहला होता है मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट, यानी फर्स्ट कैटेगरी, और दूसरा होता है मिनी रत्न सेकंड कैटेगरी, यानी कि एक पहली कैटेगरी होती है, एक दूसरी कैटेगरी होती है। जो पहली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इसकी पात्रता और शर्तें हैं मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की, तो इसमें क्या है, इसकी पात्रता है कंपनी ने पिछले लगातार 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया होगा। कंपनी जो अगर कोई मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा लेना चाह रही कंपनी, तो उसने क्या है पिछले 3 वर्षों में लगातार वो कंपनी प्रॉफिट में रही हो। इसके बाद क्या है कि अंतिम वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ 30 करोड़ या उससे अधिक रहा हो। जो अंतिम वर्ष है उसका जो टर्नओवर टोटल, जो शुद्ध लाभ क्या है, शुद्ध लाभ उसका कंपनी का क्या है 30 करोड़ या उससे अधिक हो। कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट कितना हो, 30 करोड़ या इससे अधिक इसका नेट प्रॉफिट हो। उसके बाद कंपनी का नेट वर्थ क्या है, सकारात्मक रही हो। जो कंपनी की नेट वर्थ है वो सकारात्मक रही हो। इसके बाद चौथी क्या है, कंपनी ने किसी भी सरकारी स्वायत्ता गारंटी के बिना कार्य किया हो, यानी कंपनी ने किसी सरकार की बिना गारंटी के, बिना स्वायत्ता लिए हो सरकार किसी कंपनी ने कार्य किया हो। तो ये 4 एलिजिबिलिटी हैं किसी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट के लिए दर्जा पाने के लिए, ये 4 श्रेणी में आती हैं। इसके बाद क्या है कि पांचवी पात्रता क्या है कि स्वायत्ता, बोर्ड को 500 करोड़ तक की परियोजनाओं में निवेश की स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए। जो कंपनी है मिनी रत्न, उसे क्या है किसी परियोजना में 500 करोड़ तक का निवेश करने की क्या है पात्रता या फिर शर्त बशर्ते होनी चाहिए। परियोजना कंपनी की नेटवर्थ की सीमा में हो। तो यह है कि किसी परियोजना में वो कंपनी 500 करोड़ निवेश कर सकती हो। तो यह है मिनी रत्न फर्स्ट का जिसको दर्जा मिलता है। इसके बाद आता है मिनी रत्न सेकंड। क्या है, मिनी रत्न सेकंड। तो मिनी रत्न सेकंड की जो एलिजिबिलिटी है कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो। कंपनी ने 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो। कंपनी की सकारात्मक नेटवर्थ हो। क्या है, कंपनी की नेटवर्थ क्या है, सकारात्मक रही हो। इसके बाद बोर्ड को 300 करोड़ तक की परियोजनाओं में निवेश की स्वायत्ता प्राप्त होती हो। मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी में क्या है 500 करोड़ रुपए की स्वायत्ता प्राप्त हो किसी निवेश करने के लिए, और सेकंड में क्या है कि 300 करोड़ की स्वायत्ता प्राप्त हो किसी परियोजना में निवेश करने की, जो नेटवर्थ की सीमा के भीतर हो, यानी कि जितनी कंपनी की नेटवर्थ है उसकी सीमा के अंतर्गत हो ये अमाउंट किसी परियोजना में निवेश करने के लिए। इसके बाद मिनी रत्न कंपनी की निगरानी और नियंत्रण, कि जो मिनी रत्न कंपनी होती है इनकी निगरानी कौन करता है, इन पर नियंत्रण किसका रहता है। तो वो देखते हैं कि ये कंपनियां सीधे सरकारी मंत्रालय, मुख्यतः भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अधीन ये कंपनी कार्य करती हैं। कई कंपनियां सीधे सरकारी नियंत्रण में सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, कौन से, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अंदर। इसके बाद हालांकि उन्हें कुछ सीमित स्वायत्ता दी जाती है, लेकिन बड़े निर्णयों में के लिए इन्हें सरकार से अनुमति लेनी होती है। अगर इन कंपनियों को, जो मिनी रत्न कंपनियां हैं, इन्हें कोई अगर डिसीजन लेना है तो इन्हें क्या सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है मिनी रत्न कंपनी के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि कोई मिनी रत्न कंपनी है तो उसे मिनी रत्न का दर्जा कैसे मिलता है। 2 श्रेणियों में होती है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड में। तो आपको मिनी रत्न के बारे में समझ में आ गया कि वर्तमान 2025 तक भारत में कुल 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। कितनी टोटल कंपनी है वर्तमान में 2025 तक मिनी रत्न 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आपको मैंने बताया श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड, उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है।
इसके बाद जो मिनी रत्न सेकंड फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, 61 कंपनियां आती हैं। कितनी? मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी में 61 कंपनियां हैं, और मिनी रत्न सेकंड में क्या है, टोटल 12 कंपनियां। इन सबको मिला कितना है, 73 कंपनियां वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियां हैं। श्रेणी फर्स्ट में 61 और श्रेणी टू में 12, तो टोटल मिला के 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो कुछ कंपनियां देख लें जो अभी हाल ही में शामिल हुई हैं मिनी रत्न में। तो पहले है ये मिनी रत्न कंपनियों के उदाहरण, जैसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI, इसकी स्थापना होती है 2011 में। उद्देश्य इसका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन करना। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त इसे अप्रैल 2023 में से क्या है, मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा दिया गया था अप्रैल 2023 में। तो आपको लेटेस्ट वाली याद रखनी है, आपसे पुरानी महान मिनी रत्न कंपनी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जो रिसेंटली ऐड हुई है वो आपसे कंपनी पूछी जाती है। तो ये क्या है, अप्रैल 2023 में ये कंपनी ऐड हुई है, कौन सी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जिसकी स्थापना होती है 2011 में। नवीनकरण और ऊर्जा परियोजनाओं का विकास और उनका कार्यान्वयन ये करती है। इसके बाद है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड CEL, कौन सी कंपनी है, CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1974 में इसकी स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी को व्यवसायीकरण, विशेष रूप से सौर फोटोवोल्टिक SPV उत्पादकों का विकास करना। इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है जून 2024 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जून 2024 में CEL को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। आगे देखते हैं कि जो हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियां, जो आपने वो देखी जून 2024 कब, ये है जून 2024 में इसे मिनी रत्न का दर्जा मिला। और ये भी है कुछ, जैसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, इसको कब है, अप्रैल 2023 में से मिनी रत्न का दर्जा मिलता है। इसके बाद है ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडियन लिमिटेड, ग्रिड इंडिया, इसे मिनी रत्न का दर्जा कब मिलता है, मार्च 2024 में से मिनी रत्न का दर्जा मिलता है। तो ये आपको मिनी रत्न जो कंपनियां 23 और 24 में जो जिनको मिनी रत्न का दर्जा मिला, तो आपको ये कंपनियां याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कौन सी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा 2024 में मिला था। इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम नवरत्न के बारे में। तो आपको मिनी रत्न समझ में आ गया, दो श्रेणियों में होती है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है कि पिछले तीन वर्ष में पॉजिटिव नेटवर्थ हो, कितने करोड़ का टर्नओवर हो, इतना प्रॉफिट हो, तो वो सब उनकी मिनी रत्न की एलिजिबिलिटी थी। अब बात करते हैं नवरत्न के बारे में कि कौन सी कंपनी नवरत्न होती है। तो नवरत्न कंपनी होने के लिए तो जो नवरत्न वाली योजना थी, नवरत्न कंपनी वाली योजना 1997 में शुरू की गई थी। नवरत्न योजना क्या है, 1997 में शुरू की गई थी, ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र उनके क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उपक्रम यानी CPSEs को अधिक स्वायत्तता दी जा सके। यह दर्जा उन्हें अधिक तेजी से व्यवसाय के निर्णय लेने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतरने की सुविधा, यानी कि जो ग्लोबली ये कंपैरिजन कर सकें, अपना ग्लोबली मार्केट में अपना क्या है प्रदर्शन कर सकें, प्रतिस्पर्धा कर सकें, तो उतारने के लिए सुविधा नवरत्न वाली सुविधा क्या है स्टार्ट की गई थी। इस नवरत्न दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, तो इसकी क्या है, इसकी टोटल 4 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जो कंपनी नवरत्न बनना चाह रही है तो उसे क्या है, मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा पहले प्राप्त होना चाहिए, वही कंपनी आगे नवरत्न कंपनी बनेगी। इसके बाद दूसरी क्या है कि कंपनी को समूह ए शेड्यूल की कंपनी होनी चाहिए, कि कंपनी को शेड्यूल ए की कंपनी होनी चाहिए। शेड्यूल ए का मतलब क्या है कि जो कंपनी है प्रशासनिक दृष्टि से क्या है उच्च श्रेणी में मानी जाती हो। जो कंपनी हमारी प्रशासनिक दृष्टि से उच्च श्रेणी की कंपनी मानी जाती है, तो वो क्या है श्रेणी ए की कंपनी कहलाएगी। तो जो श्रेणी ए की कंपनी होगी और मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी का दर्जा प्राप्त होगा, वही कंपनी आगे क्या बनेगी, वही कंपनी आगे जाके नवरत्न कंपनी बनेगी। तो तीसरा क्या है कि पिछले वर्षों में औसतन 60 अंक या उससे अधिक प्राप्त करने चाहिए। उसके जो अंक हैं उससे 60 अंक या इससे अधिक उसे प्राप्त करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित 6 प्रदर्शन मानदंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पर आधारित, यानी कि इसके कुछ 6 पैरामीटर्स हैं, उनमें क्या उन्होंने 60 अंक से ऊपर अंक प्राप्त किए हों। 6 पैरामीटर्स हैं, जैसे कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव रही हो, पिछले 3 साल में उसने इतना टर्नओवर किया हो, ये सब सारी 6 पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है। तो वो 6 पैरामीटर्स को कुल मिलाकर उसमें से उसने 60 अंक से ऊपर अंक प्राप्त किए हों, तब वो कंपनी क्या है नवरत्न कंपनी बन पाएगी। इसके बाद है कि कंपनी के निर्देशक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 3 स्वतंत्र निर्देशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए।
कंपनी में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी का सही निर्देशन लेने में उनकी, यानी कि कोई कंपनी का एक ही डायरेक्टर है तो इतनी बड़ी कंपनी का सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए कंपनी में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए ताकि वो कंपनी का एक सही निर्णय ले सकें। ठीक है, तो ये है कंपनी नवरत्न किसी कंपनी होने के लिए जरूरी मानदंड कौन कौन से हैं, तो आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। तो ये जो चारों कैटेगरी जो कोई कंपनी फिल करेगी वो क्या है, उसे नवरत्न का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो 2025 में भारत में 26 नवरत्न कंपनियां हैं, इन कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष अधिकार और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। जो मिनी रत्न थी उन्हें सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं थी, लेकिन जो नवरत्न कंपनी होती है उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त होती है सरकार की तरफ से। तो जो वर्तमान में 26 नवरत्न कंपनियां हैं, तो इसमें से कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं और वो भी बताऊंगा जो आगे हाल ही में ऐड हुई हैं। जैसे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपने IRCT का नाम सुना हो, तो हाल ही में जो नई नवरत्न कंपनी ज्वाइन हुई है इसमें नवरत्न की श्रेणी में, तो वो कौन सी है नई, तो ये है IRCTC। क्या है, तो ये इसको 2025 में इसका दर्जा मिला है। इसकी स्थापना होती है 27 सितंबर 1999 में। IRCTC की स्थापना कब होती है, 27 सितंबर 1999 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और दर्जा कब मिला है इसे, 2025 में, यानी कि हाल ही में इसे मिनी रत्न का नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसको, IRCTC को। इसके बाद कुछ है, इन्हें देख लेते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड क्या है। तो ये कुछ नवरत्न कंपनी, इनके नाम आप एक बार देख लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। तो आपको जो मेजर नवरत्न कंपनियां वो आप देख लीजिए, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीस्कोप निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेशी लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इरिकॉन संस्कार, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, केंद्रीय भंडार निगम और आवास एंड शहरी विकास निगम लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये है कुल मिला के जो क्या है नवरत्न कंपनियां हैं। और हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे मिला है, तो वो है IRCTC। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप जो 2025 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है, तो वो है IRCTC। तो उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी मिनी रत्न के बारे में और नवरत्न के बारे में, कैसे कैसे इन कंपनी को दर्जा मिलता है और कौन सी हाल ही में ऐड हुई है। इसके आगे देखते हैं महारत्न कंपनी की, जो नवरत्न फिर मिनी रत्न फिर नवरत्न फिर महारत्न। तो महारत्न कंपनी कैसे बनती है, तो उसके बारे में क्या है कि महारत्न कंपनी भारत सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रों के वे उपक्रम होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा अत्यधिक स्वायत्तता और आर्थिक आसक्ति प्राप्त होती है। मैंने बताया था कि जो मिनी रत्न कंपनी होती है उन्हें सरकार की तरफ से कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद जो नवरत्न कंपनी होती है तो उन्हें सरकार की तरफ से कुछ स्वायत्तता प्राप्त होती है, लेकिन जो महारत्न कंपनियां होती है उन्हें सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त होती है और उन्हें आर्थिक शक्ति प्रदान होती है। इन कंपनियों को रणनीतिक और बड़े पैमाने पर निवेश लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वे वैश्विक स्पर्धा में टिके रह सकें, यानी कि इन्हें ग्लोबली लेवल पर ये अपना कोई भी डिसीजन, अपना कंपनी की तरफ से कोई भी डिसीजन ले सकती हैं ताकि जो ग्लोबली जो और भी कंपनी उनके साथ अपना एक कंपेरिजन कर सके। तो इसलिए इन्हें सरकार की तरफ से खुली छूट होती है। इसके बाद जो महारत्न दर्जा मिलने की प्रमुख शर्तें हैं कि क्या महारत्न रत्न होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। किसी कंपनी को महारत्न बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरी करनी चाहिए। जैसे पहले से नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। कोई कंपनी अगर महारत्न बन रही है तो उसके लिए क्या है, पहले से नवरत्न का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद क्या है, कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर क्या है, 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का क्या है, टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि कंपनी की औसत नेटवर्थ, कंपनी की जो एवरेज नेटवर्थ है वो क्या है, 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। कितनी, 15,000 करोड़ से उसकी नेटवर्थ, पिछले 3 वर्षों में उसकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि औसत शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। क्या है, नेटवर्थ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया हो, इतनी नेटवर्थ रही हो कि, है ना।
तो टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, और कंपनी का जो शुद्ध प्रॉफिट है वो कितना है 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में। तो ये है। इसके बाद चौथा क्या है, कंपनी को घरेलू और वैश्विक संचालन की क्षमता होनी चाहिए, कि जो कंपनी है उसे क्या है घरेलू लेवल पर, डोमेस्टिक और क्या है ग्लोबली लेवल और वैश्विक लेवल पर क्या है उसे संचालन की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध लिस्टेड होना चाहिए, यानी कि शेयर मार्केट में कंपनी क्या है लिस्टेड हो, कंपनी लिस्टेड कंपनी हो। जो शेयर बाजार हमारे होते हैं इनके आईपीओ वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या है कंपनी भी हमारी लिस्टेड होनी चाहिए शेयर मार्केट में। अगर इन सारे मानदंडों को कोई कंपनी पूरा करती है तो उसे क्या है महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि महारत्न का दर्जा कैसे कैसे कंपनी को दिया जाता है। तो वर्तमान में जो महत्वपूर्ण बिंदु, क्विक रिवीजन नोट, जैसे महारत्न योजना की शुरुआत कब होती है, तो ये होती है 2009 में। 2009 में किसी कंपनी को महारत्न दर्जा दिया गया था, कब से 2009 से। इसके बाद क्या है कि यह दर्जा देने वाला विभाग कौन सा है, कि जो महारत्न का दर्जा देता है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है, भारत सरकार की ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, कौन सा भारी उद्योग मंत्रालय देता है। भारी उद्योग मंत्रालय से क्या है महारत्न का दर्जा देता है। और कब से शुरू होता है 2009 से ये दर्जा देना शुरू किया जाता है। महारत्न कंपनी को अधिक स्वायत्तता, आर्थिक स्वतंत्रता और नवीन निवेश की सुविधाएं दी जाती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और अधिक स्वायत्तता, यानी कि ऐसे, और नवीन निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी निवेश कर सके, तो ऐसी सारी छूटें इन कंपनियों को दी जाती हैं ताकि ये ग्लोबली लेवल पर अपनी मार्केट इस्टेब्लिश कर सकें। इसके बाद देखते हैं कि महारत्न कंपनी 2025 तक की, तो टोटल जो 2025 तक कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो टोटल महारत्न कंपनियां हैं 2025 तक 14 महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में 2025 तक। तो कौन कौन सी महारत्न कंपनियां, जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, कौन सी कंपनी है ये, एनटीपीसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को होती है। एनटीपीसी स्थापना कब होती है, तो एनटीपीसी की स्थापना होती है 7 नवंबर 1975 को। जिसको महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है, तो मई 2010 को इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, एनटीपीसी का मुख्यालय, तो एनटीपीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है कि एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1975 में। और महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है, तो 2010 में से महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद आती है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, क्या है ओएनजीसी का आपने नाम सुना होगा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना होती है। इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है 2010 में। इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL का नाम सुना होगा, BHEL का नाम आपने सुना होगा। तो इसका क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1956 में, और मई 2010 में इसे क्या है महारत्न का दर्जा दिया जाता है। जिसका मुख्यालय भी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसके बाद है इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, आपने सेल का नाम सुना होगा। इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना होती है 24 जनवरी 1973 को। सेल की स्थापना कब होती है, 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना होती है। और मई 2010 में भी इसको क्या है महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, सेल का, तो सेल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको चारों की स्थापना, दर्जा कब मिला और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL का क्या है, इसकी स्थापना होती है 30 जून 1959 को। 30 जून 1959 को इसकी स्थापना होती है। और महारत्न का दर्जा दिया जाता है इसे 2023 में। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके बाद आती है कोल इंडिया लिमिटेड, आपने कोल इंडिया का नाम सुना होगा, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, जिसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1975 में। कब होती है इसकी स्थापना, 1975 में। और 11 अप्रैल 2011 को, कब 11 अप्रैल 2011 को इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। कब 11 अप्रैल 2011 को इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में, इसका मुख्यालय है। इसके बाद आती है गेल इंडिया लिमिटेड, कौन सी, गेल इंडिया लिमिटेड GAIL, इसकी स्थापना होती है 1984 में। गेल की स्थापना होती है, कब होती है गेल की स्थापना, 1984 में इसकी स्थापना होती है। और जिसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है 1 फरवरी 2013 को। कब, 1 फरवरी 2013 को इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो गेल का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में।
तो आपको इन सब के समझ में इसके बाद आती है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। HPCL की स्थापना कब होती है? तो HPCL की स्थापना होती है 1974 में। कब? 1974 में HPCL की स्थापना होती है। इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। 24 अक्टूबर 2019 को इसे महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है HPCL का? तो HPCL का मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है HPCL का। इसके आगे देखते हैं कौन सी कंपनी है। इसके आगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। तो BPCL की स्थापना होती है 1952 में। इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है 2017 में और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। इसकी स्थापना कब होती है? 23 अक्टूबर 1998 में, 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसे महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है? तो 23 अक्टूबर 2019 को इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। किसको? PGCIL को। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसके बाद देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। इसकी स्थापना होती है 18 फरवरी 1959 को। कब? 18 फरवरी 1959 को किसकी? OIL, ऑयल की स्थापना होती है, ऑयल इंडिया लिमिटेड की, जिसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अगस्त 2023 में इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में इसका मुख्यालय है। इसके बाद आती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFC, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में होती है। जिसमें महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है? तो 12 अक्टूबर 2021 में इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। किसको? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। इसके बाद देखते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC का नाम आपने सुना होगा। REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 25 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना होती है। जिसे महारत्न का दर्जा 22 दिसंबर 2022 को दिया जाता है। इसे कब दिया जाता है महारत्न का दर्जा? तो 22 सितंबर 2022 को इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का नाम आपने सुना होगा। HAL, जिसको स्थापना होती है 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना होती है और इसे महारत्न का दर्जा 12 अक्टूबर 2024 को, यही लेटेस्ट है जो 12 अक्टूबर 2024 को महारत्न का दर्जा दिया गया है। कौन सी है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। तो रिसेंट में कौन सी कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो वो कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL को 12 अक्टूबर 2024 को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो टोटल कितनी कंपनियां? 14 महारत्न कंपनियां हैं अब तक। तो आपको मिनी रत्न के बारे में, महारत्न के बारे में, नवरत्न के बारे में एकदम डिटेल से सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी नवरत्न है, कौन सी महारत्न, कौन सी मिनी रत्न, कैसे कैसे इनको दर्जा दिया जाता है, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी होती है। तो उम्मीद है एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम में, हर जो भी एग्जाम होते हैं आपके वनडे चाहे IAS PCS का जो भी एग्जाम होता है उन सब में ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी वर्तमान में नई महारत्न कंपनी बनी है, कौन सी मिनी रत्न नई कंपनी बनी है। तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंपनी की, जैसे महारत्न कंपनी की कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है। तो मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी करा दी है मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न की। तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो एकदम अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आज ही ज्वाइन करें। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जब तक स्वस्थ रहिए। थैंक यू।